देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए सड़कें चाहिए, बांध चाहिए, कारखाने और नए शहर बसाने पड़ते हैं। और इन सब के लिए जो एक चीज चाहिए वो है जमीन। लेकिन सवाल ये है कि ये जमीन आती कहाँ से है। ज्यादातर मामलों में ये उन लोगों से ली जाती है जो पीढ़ियों से उस जमीन पर रहते आए हैं। और बस यहीं से देश के विकास की जरूरतों और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक गहरा तनाव पैदा हो जाता है। तो इसी मुश्किल मुद्दे को सुलझाने के लिए साल 2013 में भारत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून बनाया। इसका नाम थोड़ा लंबा है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। असल में ये सिर्फ जमीन लेने का कानून नहीं था, बल्कि ये एक कोशिश थी कि लोगों को उचित मुआवजा मिले, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और जिनकी जमीन जाए उनका ठीक से पुनर्वास भी हो। ये कानून ना इसी एक बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। इसने 1894 के एक बहुत पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कानून की जगह ली, जो पूरी तरह से सरकार के हक में था। तो ये जो नया कानून लाया गया, इसका इरादा पूरी प्रक्रिया को ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का था। अच्छा, इस कानून को अगर सही मायनों में समझना है तो सबसे पहले हमें उन परिभाषाओं को देखना होगा जिन्हें इसने पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि इन्हीं बदलावों ने सही मायनों में शक्ति का संतुलन ही बदल कर रख दिया। ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे किसी की भी जमीन ले सकती है। कानून साफ कहता है कि जमीन सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही ली जा सकती है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें देश की सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें या पुल और गरीबों के लिए घर बनाने जैसी चीज़ें शामिल हैं। और ये इस कानून का एक सबसे क्रांतिकारी पहलू था। इसने प्रभावित परिवार की परिभाषा का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मतलब अब सुरक्षा सिर्फ ज़मीन के मालिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस हर एक इंसान तक है जिसकी रोजी रोटी उस ज़मीन से जुड़ी हुई थी, चाहे वो किराए पर खेती करने वाला हो या वहाँ काम करने वाला कोई खेतीहर मजदूर हो। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है सहमति की शर्त। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहती है तो उसे कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी ही होगी। और अगर ये सरकार और प्राइवेट कंपनी का कोई मिला-जुला यानी पीपीपी प्रोजेक्ट है तो 70% लोगों की सहमति जरूरी है। इसने एक तरह से शक्ति का संतुलन लोगों की तरफ झुका दिया। चलिए अब जरा प्रक्रिया पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये कानून एक पूरी यात्रा तय करता है जिसमें कई पड़ाव हैं और कई जांच पड़ताल शामिल हैं, ताकि ये पूरी प्रक्रिया मनमानी न लगे। तो ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेजेस से होकर गुजरती है। सब कुछ शुरू होता है एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से, ये जानने के लिए कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद होती है जन सुनवाई, जिसमें उन लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। फिर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप पूरी रिपोर्ट की जांच करता है और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और तब जाकर कहीं मुआवजे का फैसला होता है। इसमें जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है वो है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या SIA। इसका मकसद ज़मीन लेने से बहुत पहले ये समझना है कि इस प्रोजेक्ट का असली मानवीय प्रभाव क्या होगा। मतलब कितने परिवार उजड़ेंगे, कितनों की रोजी रोटी खत्म होगी और समाज पर इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप इस पूरी रिपोर्ट को जांचता है। वे ये पक्का करते हैं कि प्रोजेक्ट सच में जनता के हित में है भी या नहीं, कि इसके फायदे इसके नुकसान से ज़्यादा हैं और सरकार बिल्कुल उतनी ही ज़मीन ले रही है जितनी निहायत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चेक पॉइंट। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा है कि जब किसी की ज़मीन ली जाती है तो उन्हें मिलता क्या है। ये कानून सिर्फ मुआवजे की बात नहीं करता, बल्कि एक नई शुरुआत की बात भी करता है। मुआवजे का जो हिसाब किताब है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। ये ज़मीन के बाजार मूल्य से शुरू होता है, जिसे ग्रामीण इलाकों में 2 गुना तक किया जा सकता है। फिर उस ज़मीन पर जो भी संपत्ति है, जैसे पेड़ या घर, उसका मूल्य भी जोड़ा जाता है और इन सब के ऊपर एक और अतिरिक्त रकम दी जाती है जिसे सोलेशियम कहते हैं। और फिर आता है सोलेशियम। ये कुल मुआवजे के ऊपर 100% यानी कि दोगुनी रकम है। ये इस बात की स्वीकृति है कि किसी को उसकी ज़मीन से ज़बरदस्ती हटाना एक तकलीफदेह अनुभव होता है। ये मुआवजे को उचित बनाने का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये कानून सिर्फ पैसों पर ही नहीं रुकता। ये पुनर्वास और एक नई जिंदगी शुरू करने के अधिकारों की भी गारंटी देता है। इसमें विस्थापित परिवारों के लिए एक नया घर, जमीन के बदले जमीन, रोजगार का विकल्प और यहां तक कि 1 साल के लिए महीने का गुजारा भत्ता भी शामिल है। और सिर्फ घर दे देना ही काफ़ी नहीं है।
कानून ये भी कहता है कि जहां लोगों को बसाया जाएगा वहां एक नया और अच्छा समुदाय बनाने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। सड़कें, पीने का पानी, स्कूल, हेल्थ सेंटर और बिजली। मकसद सिर्फ छत देना नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन देना है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये प्रगति और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन साधने की एक बहुत गंभीर कोशिश है। इसका जो असल मकसद था वो ये था कि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जबरदस्ती से बदलकर बातचीत, निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित बनाया जाए। मतलब ये कि लोगों को विकास की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में देखा जाए, ना कि एक बाधा के रूप में। इस कानून की अपनी प्रस्तावना के ये शब्द इसके इरादे को शायद सबसे अच्छी तरह बयान करते हैं। एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया बनाना जिसमें लोगों को कम से कम परेशानी हो। और यही इस पूरे कानून का सार है। ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब एक देश तेजी से आगे बढ़ रहा हो तो तरक्की की, प्रगति की सही कीमत क्या होनी चाहिए और इसे तय कौन करेगा? ये कानून इन सवालों के जवाब खोजने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।